नमस्कार, मैं रोहन भारती एमवी लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं। देश भर में और साथ ही राज्य में चुनाव से लेकर मस्जिद के लाउड स्पीकर तक ऐसे कई मुद्दों पर राजनीतिक गतिविधियां चल रही है। इन सारी गतिविधियों पर हमने बातचीत की भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री सूर्यकांत केलकर जी से। बहुत ही छोटी उम्र में सूर्यकांत जी ने देश सेवा के अपने कार्य की शुरुआत की थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत रक्षा मंच के माध्यम से उनका ये कार्य अविरत चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय प्रचारक के रूप में वे आजीवन कार्यरत है। देश के केंद्रीय मंत्रियों के और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के वे राजकीय गुरु हैं और आज भी अनेक राज्यों के राजनेता उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी के वे जनक माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन सारी राजनीतिक गतिविधियों पर उनका क्या कहना है। नमस्कार, सूर्यकांत केलकर भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। भारत रक्षा मंच 27 जून 2010 को भोपाल में एक सेमिनार में निर्माण हुआ। सेमिनार का विषय था बांग्लादेशी घुसपैठ एक राष्ट्रीय संकट, और उस पर विचार करते हुए जब ये ध्यान में आया उस सेमिनार में कि बांग्लादेशी घुसपैठ का जो संकट है इसके पीछे एक बड़ी साजिश, एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए भारत रक्षा मंच एक अखिल भारतीय संगठन तैयार किया जाए, ऐसा विचार वहाँ बना। और उसके अनुसार भारत रक्षा मंच ने जो काम किया है उसके परिणाम हम देख रहे हैं कि घुसपैठ जो होती थी, हमारा पहला कहना तो ये था कि घुसपैठ ये मामूली घुसपैठ या सहज घुसपैठ नहीं है। बांग्लादेश के गरीब मुसलमानों की गरीबी का लाभ लेकर वहाँ के जिहादी और मजहबी संगठन योजना पूर्वक भारत में वहाँ के गरीब मुसलमानों को भेज रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों में कोई वकील, डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, सब गरीब लोग मिलेंगे। और उनको क्यों भेज रहे हैं? तो कई मुसलमान देश में और कई मुस्लिम संगठन हमारे देश में यहाँ गज़वाए हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान पे इस्लामिक शासन लाने के प्रयत्न में लगे, और उसी में जमायते इस्लाम बांग्लादेश से भारत में ये षड्यंत्र पूर्वक यहाँ बांग्लादेशी मुसलमानों को भेज रहे हैं। और इसमें उनको साथ देने वाले देश के सारे सेक्युलर दल हैं जो स्वयं को सेक्युलर कहते हैं। भारत में इन दलों ने यानी इन दलों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी, एसपी, बीएसपी सब दल आते हैं। इन सब दलों ने अपना वोट बैंक बढ़े इसलिए घुसपैठ अच्छी है ये मान लिया है, और इनको लाकर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बसाना ये उनका काम चलता है। भारत रक्षा मंच हिंदुओं पर जो भी बातें हैं, यानी जैसे बांग्लादेशी घुसपैठ पर काम किया भारत, वैसे ही हिंदू समाज के अस्तित्व पर संकट है, उनके परंपराओं पर संकट है। गुरुजी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर को लेकर, फिलहाल लाउड स्पीकर का मुद्दा बहुत ही चर्चा में है, इसलिए इस मुद्दे पर सीधा आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर के ऊपर जो कायदा बनाया है उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी, और उस कायदे को देश में कभी भी लागू नहीं किया गया या तो नहीं कर सके, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो आपसे जानना चाहते हैं। बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्टों ने, अलग अलग हाई कोर्ट्स ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है इस विषय पर कि भाई माइक जो है ये पहले भी, इस्लाम चालू होने के पहले भी कभी माइक नहीं था। माइक तो बहुत बात का, अभी 100-200 वर्षों का आविष्कार नहीं। तो और सऊदी अरब इत्यादि मुस्लिम देशों में माइक का प्रयोग भी होता है अजान के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनका कहना बिल्कुल ठीक है कि भाई माइक या तो आप न बजाएं या बजाना है तो एक निश्चित सीमा तक परिसर के अंदर ही आपको वो बात पहुंचानी है, उतने तक सीमित रखें। किंतु ये कोर्ट के बार बार कहने के बाद भी
इसका पालन नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो सरकार जिसने पालन करवाना है कोर्ट के आदेश को, वो सरकार ये नहीं चाहती, वो सरकार पुलिस से ये करवाने की इच्छा नहीं रखती, इसलिए नहीं होता है, इसलिए नहीं हुआ। अभी भी अपने देश में इसका पालन नहीं हुआ। जहां सरकार ने सोचा कि ये पालन होना चाहिए, वहां आसानी से हो गया। उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है प्रत्यक्ष। 10,000 लगभग माइक उतार दिए गए, लोगों ने स्वेच्छा से भी उतारे। योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में फिलहाल एक बेकायदा मस्जिदें, मदरसे और भोंगे उतारने की जो मुहिम शुरू है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल उचित कदम है। योगी जी ने भी ये काम जो शुरू किया है, सबसे पहले उन्होंने अपने मठ में जो जोर से अगर माइक बज रहा था तो उसे ठीक किया पहले, और प्रदेश भर में फिर ये काम चालू किया। अवैध मंदिर, मस्जिद, ये मजारे, ये अगर बनी है तो उसे हटाना ये मुख्यतः सरकार का काम है। वैसे कोर्ट के भी आदेश हैं। गुरुजी, उसी के साथ में फिलहाल महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा संघर्ष देख रहे हैं। राज ठाकरे जी द्वारा आंदोलन की शुरुआत की गई है, और इस आंदोलन को लेकर भारत रक्षा मंच की क्या भूमिका रहेगी? भारत रक्षा मंच निश्चित रूप से राज ठाकरे ने जो आंदोलन शुरू किया है उसे उचित मानता है, क्योंकि बात बिल्कुल उचित है। राज ठाकरे जी ने ये नहीं कहा है, अजान का विरोध नहीं किया है, और कोई हिंदू सब धर्मों का आदर करता है, किसी धर्म पर अपनी बात जबरदस्ती लादने की कोशिश नहीं करता है। यह बात एक तो पहले सेक्युलरी बदमाश अच्छी तरह समझ ले कि हिंदू ऐसा नहीं है। तो राज ठाकरे जी ने भी जो कहा है कि भाई अजान का विरोध नहीं है, प्रश्न ये है कि ये आवाज, बड़ी आवाज में चिल्लाना, ये तो एक तरह से अन्य लोगों को तकलीफ देने के लिए ही हो रहा है। राज ठाकरे जो काम कर रहा है, ये वास्तव में राज ठाकरे को इसलिए करना पड़ रहा है कि सरकार जो है, पुलिस जो है महाराष्ट्र की, वो कोर्ट के नियमों का पालन कराने में असमर्थ सिद्ध हुई है। इसलिए राज ठाकरे को यह विषय अपने हाथ में लेना पड़ा। सरकार निकम्मी है, नाकारा है, वो कोर्ट के आदेशों को भी क्रियान्वित करने में असफल रही है। इसलिए राज ठाकरे ये कर रहे हैं, और हम इसलिए राज ठाकरे ने जो बात उठाई है वो सही है, कोर्ट के अनुसार है, हम उसका पूरी तरह समर्थन करते हैं। गुरुजी, अगर ये आंदोलन और आक्रामक होता है और इससे जनता को जो नुकसान होगा, क्योंकि हमेशा देखा गया है किसी भी दंगे आंदोलन में नुकसान जनता का होता है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं? ऐसा है, इस मामले में जनता को जागरूक होना चाहिए और गलत बात का विरोध करना चाहिए, और गलत बात का विरोध करने में अगर कुछ नुकसान भी होता है तो वो नुकसान सहन करने की मानसिकता बनानी चाहिए। ये नुकसान होगा इसलिए गलत बात भी चलने दें, इस बात के कारण गलत बातों को प्रोत्साहन मिलता है, और इसलिए गलत बात के विरुद्ध जूझना, संघर्ष करना यह आवश्यक है। और इसलिए संघर्ष ये गलत नहीं है। किस बात के लिए संघर्ष? गलत बात चलाने के लिए संघर्ष या सही बात को स्थापित करने के लिए संघर्ष? ये प्रश्न है। इस पूरे मामले को देखते हुए आखिरी प्रश्न ये रहेगा कि देश में और महाराष्ट्र में राजकीय समीकरण बदल रहा है, कुछ नए चेहरे सामने उभर के आ रहे हैं और कुछ राजकीय परिस्थिति बदलेगी ऐसा दिख रहा है। तो इसके बारे में आप, राजनीति में आपने बहुत सालों पहले जो सीए और इसकी जो एनआरसी की नींव रखी थी, वो आज कहीं ना कहीं एक कायदे के रूप में दिख रहा है। मतलब आपकी राजकीय दृष्टि बहुत दूर तक है, ये इस बात से साबित होता है। तो इस जो पूरे आंदोलन के चलते जो राजकीय परिस्थिति निर्माण होगी, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, एनआरसी, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीमा पर तारबंदी, इन सब विषयों पे हमने 2010 के बाद इसके पीछे लगे रहे और काम किया है। इसलिए उस विषय के तो हम जानकार भी बने हैं।
महाराष्ट्र की राजनीति का आपने जो पूछा, तो इसके मामले में बहुत ज़्यादा अध्ययन मेरा नहीं है। मैं जानता हूँ यहाँ शिवसेना है, मनसे है, भाजपा है, कांग्रेस है, और समाजवादी पार्टी तो अब कोई यहाँ रही नहीं ज़्यादा, अन्य भी कुछ दल हैं। किंतु ऐसा लगता है महाराष्ट्र में मुझे, मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ महाराष्ट्र की राजनीति, क्योंकि इतना यहाँ की राजनीति, दैनंदिन राजनीति जो चल रही है उससे ज़्यादा वाकिफ या ज़्यादा परिचित मैं नहीं हूँ। फिर भी ये लग रहा है कि जैसा हिंदुत्व का जागरण हो रहा है, उससे जैसे जैसे शिवसेना दूर हो रही है, वैसे उसका नुकसान शिवसेना को अवश्य होगा। शिवसेना अपने मूल मुद्दों से, यानी जो पूजनीय बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना को विचार दिए, उस विचार वैभव को ही नष्ट करने पे एक तरह से यहाँ शिवसेना काम कर रही दिखती है। और इसका खामियाजा, इसका नुकसान, मेरा अंदाज ये है कि महाराष्ट्र में शिवसेना को भुगतना पड़ेगा। और शिवसेना का ये हाल हो जाना कोई अच्छा संकेत नहीं है। शिवसेना ने भी अपने को संभालना चाहिए। जहाँ तक देश का प्रश्न है, देश के मामले में ये लगता है कि पहली बार हमारा नेतृत्व निर्भय, निशंक ऐसा दिखाई देने लगा है। गुरुजी, एक आखिरी प्रश्न, जैसे आपने शिवसेना के बारे में चिंता जताई है, तो इसीलिए आप उद्धव ठाकरे जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? उद्धव ठाकरे जी को मेरा कोई संदेश देने का विचार नहीं है, बड़े नेता है महाराष्ट्र के। किंतु बाला साहब ठाकरे की वसीयत, विचारों की वसीयत लेकर चले गए। बाकी वसीयत तो उनको मिली है, किंतु विचारों की वसीयत न छोड़े गई। उससे उनको तो जो हानि होगी होगी ही, किंतु हिंदू समाज को भी हानि ज़्यादा होगी। इसलिए वो विचारों की वसीयत न छोड़े, ये मेरा कहना है, निवेदन है। आप सब, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।